हाँ तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग मतलब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल स्लोप वगैरह कंसेप्ट हमने पढ़ा है इसको हमको फिजिक्स में कहाँ अप्लाई करना है, कैसे ये हमारी हेल्प करेगा फिजिक्स में। तो देखिए ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस करी। किस तरह से ये वेलोसिटी और टाइम को अगर हम देखें तो ये लीनियरली डिपेंड करता, मतलब वेलोसिटी टाइम पर लीनियरली डिपेंड करती है। वेलोसिटी ये जो इक्वेशन है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, टाइम वेरिएबल है, वेलोसिटी फंक्शन है। ऐसे एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। देखिए 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ कि एक कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, अगर एक मान लीजिए कंडक्टिंग वायर कंसीडर करें और इस कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें बाय कनेक्टिंग दिस वायर टू ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो अगर हम मान लीजिए V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इसमें जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका मोशन होगा, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज पोजेस करते हैं। तो जब चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके साथ साथ चार्ज भी मूव करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, यूं कहें है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहलाता है करंट। तो ओम्स लॉ जो है वो हमको ये बताता है कि अगर हम फिजिकल फैक्टर्स जैसे कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन, जो टेम्परेचर है कंडक्टर का, वो प्रेशर वगैरह, इन सबको अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, फिजिकल फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद इन द कंडक्टर, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा कंडक्टर के अक्रॉस, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, कि हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर की एंड्स के अक्रॉस अप्लाई किया है, इस पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा, करंट कितना फ्लो करेगा इस वायर के अक्रॉस। ठीक है, यही पढ़ा हमने। फिर हमने कहा कि और ये तभी है कि जो फिजिकल फैक्टर्स हैं ना, वो फिजिकल फैक्टर्स हमारे जैसे लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर ना, और टेम्परेचर वगैरह, ये कांस्टेंट रहने चाहिए। इनको कांस्टेंट रखेंगे तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या यूं कहें, इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय R। हमने जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पे पुट करा है 1 अपॉन R, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में R कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ना, और ये रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर। इस कंडक्टिंग वायर की ये प्रॉपर्टी की, ये जब इसके अक्रॉस चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ये उस चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा। कोई भी मीडियम हो, जब उसके अक्रॉस चार्ज का फ्लो हो तो मीडियम जो है वो चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। तो ये प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस जो है मीडियम की, ये इसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है ना, कि कोई भी मीडियम चार्ज को कितना अपोज करेगा, चार्ज के फ्लो को कितना अपोज करेगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये इक्वेशन जो है इट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यहां पर अगर हम देखें करंट को, हम अगर अपना फंक्शन, हमसे मान लीजिए कहा जाए करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ बनाइए, करंट का ग्राफिकल वेरिएशन शो करिए विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कि हाउ डज द करंट वेरीज इन ए कंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू दी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो यहां पर हम देखें जो I है हमारा, वो तो फंक्शन हो गया, उसको तो हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो I की जो वैल्यू है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है, वो y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट होगा। इसी तरह से हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारा वेरिएबल x कोऑर्डिनेट, क्योंकि करंट की जो वैल्यू है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ही हमको करंट का वेरिएशन रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया हमारा, इसको हम x कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो v को हम लिख सकते हैं x, और बाकी x का जो कोएफिशिएंट होगा, x का जो कोएफिशिएंट होगा वो हो गया हमारा स्लोप। x का जो कोएफिशिएंट होगा बच्चों वो हो गया हमारा स्लोप। तो m विल बी इक्वल टू स्लोप प्लस सम कांस्टेंट टर्म जो कि x से इंडिपेंडेंट होगी, वो यहां पर 0 है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, I इक्वल्स टू v बाय r प्लस 0। तो इसका मतलब यहां पर c कितना है, y इंटरसेप्ट 0 है,
y इंटरसेप्ट जीरो होने का मतलब कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो लेंगे तो करंट भी जीरो आएगा, मींस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। y इंटरसेप्ट जीरो आएगा, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगी, ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करेगी। और स्लोप जो आएगा इस ग्राफ का, इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का, क्योंकि ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, करंट इज अ लीनियर, मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब ये रिलेशन, ये इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल है, आप कह सकते हैं करंट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। लीनियरली डिपेंड करता है करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो स्लोप जो आएगा हमारा बच्चों वो 1/r के बराबर है, मतलब स्लोप विल बी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। ये दिख रहा है आपको, ये जो कोएफिशिएंट है हमारा x का, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का, वो कोएफिशिएंट कितना है, 1/r के बराबर। तो स्लोप विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए हम इस ग्राफ को अगर प्लॉट करेंगे, इस इक्वेशन को, इस लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफिकली प्लॉट करें, तो क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो आप समझ रहे हैं ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल तो हमेशा बच्चों स्ट्रेट लाइन, हाँ, ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ग्राफ हमारा यहां से बनेगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट कितना है, जीरो है, तो मैं ऑलरेडी बता सकता हूं कि ये ग्राफ जो है ये यहां से बनेगा, हमारा y इंटरसेप्ट जो है वो जीरो आएगा। तो इस तरह से हम ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ये आएगा हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू ओम्स लॉ, जहां पर हमने y एक्सिस पे भी लिया है, और सॉरी y एक्सिस पर हमने करंट लिया है, करंट हमारा फंक्शन है डिपेंडेंट क्वांटिटी, और x एक्सिस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। अब हम कंपेयर करें, जैसे हमने बताया स्लोप विल बी इक्वल टू 1/r। आपसे अगर कहा जाए कि भाई रेजिस्टेंस निकालिए, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, जिसका ये ग्राफ दे रखा है आपको, उसका रेजिस्टेंस बताइए। अच्छा, आपने तो ये यहां से पढ़ा होगा ना, आप सोच रहे होंगे कि सर ने थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों बना दिया, इसका मतलब भी समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है कि यहां पर v की वैल्यू कैसी है हमारी, नेगेटिव, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव करने पर करंट जो आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है कि करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन है वो पोटेंशियल डिफरेंस की पोलैरिटी पे डिपेंड करती है। मान लीजिए अगर आपने बैटरी को इस तरह से कनेक्ट किया कि ये आपका हाई पोटेंशियल एंड है, ये आपका लो पोटेंशियल एंड है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है ना, तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये हमारा प्लस v हो गया, ये हमारा प्लस i हो गया, इसको हम पॉजिटिव i और पॉजिटिव v करें। मैंने मान लीजिए सेल की पोलैरिटी चेंज कर दी, इस एंड को नेगेटिव, इस एंड को पॉजिटिव कर दिया। अब देखिए ये हमारा हाई पोटेंशियल एंड हो गया, ये लो पोटेंशियल एंड हो गया, तो पोलैरिटी चेंज हो गई, तो इसको मैं कहूंगा -v। तो करंट की डायरेक्शन भी, करंट हमेशा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक फ्लो करता है। अब करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, पहले करंट की डायरेक्शन ये थी, तो करंट भी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो जो मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया है ग्राफ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की पोलैरिटी चेंज करेंगे ना, हमने जो सेल कनेक्ट किया है, जो बैटरी कनेक्ट करी है, उसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की पोलैरिटी चेंज करेंगे, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। वो ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों बना दिया है। चलिए, हमसे कहा जाता है कि रेजिस्टेंस बताइए, ये किसी कंडक्टर के लिए ग्राफ है, बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। स्लोप निकालना आसान है, क्या करिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्ट्रेट लाइन ग्राफ का एंगल देखिए कितना है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, पॉजिटिव स्लोप है ना, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, और कितना आएगा स्लोप, स्लोप विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा है ना, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो बच्चों जो हमारा स्लोप आएगा इस स्ट्रेट लाइन का वो टेंजेंट थीटा के बराबर होगा ना, क्योंकि थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है थीटा ना, तो स्लोप पॉजिटिव है। और पॉजिटिव स्लोप क्या बता रहा है हमको कि अगर हम अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसको हम इंक्रीज करेंगे, तो करंट भी इंक्रीज होगा, है ना। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, तभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है।
एक और तरीका और है स्लोप निकालने का। क्या करिए, आप कोई भी 2 पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकाल लीजिए। मतलब यहां से यहां तक जाने पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलने पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना इंक्रीज हुआ। इस पॉइंट पर करंट कितना था जब हमने V1 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, तब मान लीजिए करंट कितना था I1। जब हमने V2 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तब मान लीजिए करंट कितना है I2, ठीक है। तब मान लीजिए हमारी करंट की वैल्यू I2 है। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये बताइए हमारी I2 माइनस I1 मतलब चेंज इन करंट। कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V चेंज करते हैं तो करंट कितना चेंज होगा, डेल्टा I। तो यही डेल्टा I अपॉन डेल्टा V ये आ जाएगा हमारा स्लोप ऑफ द कर्व व्हिच विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ना हमारा टेंजेंट थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो डेल्टा I बाय डेल्टा V के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं इस तरह से टेंजेंट थीटा करके, मतलब डेल्टा y बाय डेल्टा x करके निकाल सकते हैं। तो अगर स्लोप आपका आ गया तो आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 बाय स्लोप। ना रेजिस्टेंस जो आएगा हमारा वो स्लोप का रेसिप्रोकल होगा। तो इस तरह से अगर हमको करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ दे रखा है तो ग्राफ को यूज करके हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं और हम रेजिस्टेंस बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी इक्वेशन को कई बार हम इस तरह से लिख लेते हैं। यही जो इक्वेशन है इसको हम कई बार बच्चे लिखते हैं ओम्स लॉ को V इक्वल्स टू I R ना। और आपसे कहा जाए कि आप बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन कैसे हो रहा है करंट के साथ। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं अब इस इक्वेशन में कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस फंक्शन है, और करंट हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। करंट मतलब वेरिएबल है, पोटेंशियल डिफरेंस फंक्शन है। अगर इसको प्लॉट करना पड़े आपको कि y एक्सिस पर आप लोग इसको भी कंपेयर करिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो आप देखिए आपका y कोऑर्डिनेट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, वेरिएबल क्या है, करंट, और अब स्लोप जो है वो कितना आएगा। अब स्लोप हमारा एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के बराबर है। जैसे पहले यहां पर जब हम करंट को y एक्सिस पर ले रहे थे, करंट को फंक्शन मान रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस को वेरिएबल, तो स्लोप का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस के बराबर आया था। और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को फंक्शन और करंट को वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं तब हमारा स्लोप भी रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। आनी बस समझ में। देखिए अगर इस ग्राफ को आप प्लॉट करेंगे तो यहां पे भी c कितना है हमारा 0, मतलब y इंटरसेक्ट 0 आएगा। तो ये ग्राफ भी हमारा बच्चों ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस को ना। बाकी लीनियर पॉलिनोमियल तो है ही, आप समझ ही रहे हैं। तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो कोई स्ट्रेट लाइन हमारी y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगी, y इंटरसेक्ट कितना है बच्चों 0 ना। 0 मतलब ओरिजिन से पास होगी स्ट्रेट लाइन। तो इस ग्राफ को हम प्लॉट करें तो ये ग्राफ तो हमारा इस तरह से आ जाएगा बच्चों। अब की बार हमारा y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम फंक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी कंसीडर करें, और x एक्सिस पर हमारा करंट जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो, ठीक है। यहां पे भी आप देखिए स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। सिंपली आप पॉजिटिव x एक्सिस से, वेरिएबल एक्सिस से देखिए स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो स्लोप विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा फाइंड आउट कर लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू स्लोप। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है स्लोप निकालने का, कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करिए आप इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर ना। मान लीजिए यहां पे हमारा करंट I1 है, यहां पे करंट I2 है। करंट I1 के करस्पॉन्डिंग जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, और I2 के करस्पॉन्डिंग जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है। तो यहां से यहां तक जाने पर हमारा करंट में कितना चेंज हुआ, डेल्टा I कैसे निकालेंगे, I2 माइनस I1 करके। और यहां से यहां तक जाने में पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंज हुआ, डेल्टा V कैसे निकालेंगे, V2 माइनस V1 करके। तो स्लोप जो आएगा बच्चों हमारा
डेल्टा y बाय डेल्टा x मतलब डेल्टा v बाय डेल्टा i, जो कि ऑब्वियसली r के बराबर है। इस तरह से भी स्लोप निकाल सकते हैं ना, या टेंजेंट थीटा करके भी स्लोप निकाल सकते हैं। और बाकी अगर हमसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस बताओ, तो जितना स्लोप आएगा इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का, जो स्लोप होगा वही रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये जो हमने स्लोप का कंसेप्ट पढ़ा है, तो देखिए किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल है ना। जहां कहीं भी हमको कोई लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा, अब हम समझ चुके हैं, जहां कहीं भी हमको लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा, जहां कहीं भी हमको ऐसा गिवन होगा कि ये फंक्शन है बच्चों, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये इस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर लीनियरली डिपेंड करती है, इनके लिए आप इक्वेशन लिखोगे तो लीनियर पॉलिनोमियल आएगा, तो तुरंत आप समझ जाओगे ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इक्वेशन लिखें तो जो कांस्टेंट टर्म है हमारी, वो पॉइंट होगा, वो y कोऑर्डिनेट होगा जहां पर स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करेगी, y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, मतलब y इंटरसेप्ट होगा हमारा, और x का जो कोएफिशिएंट आएगा वो स्लोप होगा ना। वेरिएबल के साथ में जो कोएफिशिएंट होगा, वेरिएबल के साथ में जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप, है ना। तो वो सब हम आसानी से फिर एनालाइज कर सकते हैं उस फंक्शन को, उस क्वांटिटी, ठीक है। चलिए इसी में आगे मान लीजिए हमसे डिफरेंट अलग अलग कंडक्टर्स के हमको ग्राफ दिए जाए और हमसे रेजिस्टेंस पूछा जाए, बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है ना, वगैरह वगैरह। तो हम कैसे यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, तो मान लीजिए हमको यही दोनों ग्राफ कंसीडर कर लेता हूं बच्चों, जहां पर हमने करंट को y एक्सिस पर करंट को फंक्शन दिया था और पोटेंशियल डिफरेंस को वेरिएबल कंसीडर किया था वो भी, और दूसरा केस भी जहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को फंक्शन और करंट को वेरिएबल कंसीडर किया। तो मान लीजिए डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए एक ही ग्राफ पर हमको डिफरेंट कंडक्टर्स के कर्व दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यह है कंडक्टर 1, यह है कंडक्टर 2, यह है कंडक्टर 3 और यह है हमारा करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ। करंट हमको फंक्शन कंसीडर करना है और पोटेंशियल डिफरेंस को हमको वेरिएबल मानना है, ठीक है बच्चों। दूसरा हमको इसी तरह से ग्राफ दे रखा है, यहां पर मान लीजिए यहां पर हम अज्यूम करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा फंक्शन है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और करंट हमारा वेरिएबल इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और फिर हमको ये वही मान लीजिए तीन अलग अलग कंडक्टर्स के लिए ये स्ट्रेट लाइन कर्व दे रखे हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रखे हैं। मान लीजिए कंडक्टर 1 के लिए, ये कंडक्टर 2 के लिए और ये कंडक्टर 3 के लिए। ठीक है बच्चों, देखिए और हमसे पूछा जाए कि इन ग्राफ में इन कंडक्टर्स के लिए 1 2 3 के लिए इनके रेजिस्टेंस वो कंपेयर करके बताइए, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है। तो यहां पर हम देखें, अगर इसको हम इक्वेशन को लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि भाई यहां पर हमारा i फंक्शन है जिसको हम y एक्सिस पर ले रहे हैं, तो फ्रॉम ओम्स लॉ i कैन बी रिटन एज v by r। यहां पर अगर हम लिखेंगे ओम्स लॉ को, तो फंक्शन हमारा हम v को फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, और कैसे फंक्शन और वेरिएबल करंट आपस में डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, v इक्वल्स टू IR, ठीक है। यहां पर अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो c तो 0 है बच्चों और स्लोप हमारा m जो है वो 1 by r के बराबर है, ठीक। यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर बच्चों देखिए हमारा जो y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो यहां पर भी हमारा y इंटरसेप्ट 0 है, लेकिन यहां पर हमारा जो स्लोप है m वो r के बराबर है,
आई हमारा वेरिएबल हो गया है, तो आर इसका कोएफिशिएंट है, यही हमारा स्लोप है। स्लोप इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, y इंटरसेप्ट 0। तो यहाँ पे हम देखें, अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लेंगे, फर्स्ट का मान लीजिए थीटा 1 है, सेकंड कंडक्टर का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, उसका एंगल थीटा 2 है, थर्ड कंडक्टर का जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है उसका एंगल मान लीजिए थीटा 3 है। और यहाँ आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है थीटा 3 सबसे बड़ा है, थीटा 1 सबसे छोटा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू देखें तो थीटा 0 to 90 वेरिएशन देखें तो थीटा जितना बड़ा होगा टेंजेंट थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा है। तो टेंजेंट थीटा 3 सबसे बड़ा आएगा और टेंजेंट थीटा 1 सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो कहने का मतलब स्लोप ऑफ थर्ड ग्राफ M3 सबसे ज्यादा है और स्लोप ऑफ फर्स्ट ग्राफ सबसे कम है। अब यहां पे हम देखें हमारा जो स्लोप है इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, या यूं कहें रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप। तो जो स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, जो स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो हम कंपेयर करके लिख सकते हैं कि R3 सबसे छोटा रेजिस्टेंस है और क्योंकि M1 का स्लोप सबसे कम है तो M1 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब फर्स्ट कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़ा है। ये कंपैरिजन हम लिख सकते हैं बच्चों कि R3 विल बी इज मिनिमम एंड R2 एंड R1 इज मैक्सिमम, R1 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। इसी तरह से यहां पे कंपेयर करें बच्चों, यहां पे क्या लिखेंगे देखिए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये फर्स्ट कंडक्टर का, सेकंड कंडक्टर का और थर्ड कंडक्टर का अगर हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखें तो थीटा 1 सबसे कम है और थीटा 3 सबसे ज्यादा है। मतलब हम वापस ये लिख सकते हैं थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। इसी तरह से तो अगर थीटा 3 सबसे बड़ा है तो टेंजेंट थीटा 3 की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी और टेंजेंट थीटा 1 की वैल्यू सबसे कम आएगी। अगर टेंजेंट थीटा 1 सबसे कम है इसका मतलब जो M3 स्लोप है वो सबसे ज्यादा है और जो M1 स्लोप है फर्स्ट कंडक्टर का जो स्लोप है वो सबसे कम है। और यहां पर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को फंक्शन और करंट को वेरिएबल अज्यूम कर रहे हैं तो स्लोप ही रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। जितना स्लोप होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ का उतना ही रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का। तो इसका मतलब R3 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा और R1 का रेजिस्टेंस सबसे कम है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपने ये कंसेप्ट स्लोप का आपको समझ में आया होगा अच्छे से, आप बड़े आसानी से इनको आंसर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, हालांकि लीनियर पॉलिनोमियल में ये स्लोप का कंसेप्ट आ गया था तो इसलिए थोड़ा लेंथी खिंच गया हमारा। बाकी और फंक्शंस अगर हमारे अभी आगे हम पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कैसे प्लॉट करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे प्लॉट करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, इनके ग्राफ कैसे आएंगे। तो अब नेक्स्ट हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो नेक्स्ट हम लीनियर पॉलिनोमियल पे हमने ज्यादा टाइम लगाया है क्योंकि यहां पर हमको स्लोप का कंसेप्ट भी समझना था। बाकी और फंक्शंस को तेजी से इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जल्दी जल्दी सीखेंगे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा ना, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, किस तरह से उनको ग्राफिकली प्लॉट किया जाए। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी नए इंफॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में मिलेंगे आपसे। ओके।